बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। आज के हम इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि NMD-CAT सिलेबस के मुताबिक हमारा दूसरा टॉपिक बनता है। बायो एनर्जेटिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन प्रेपरेशन। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस है, रिएक्शन है, प्रोसेस है। रिडॉक्स मींस के एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एट अ टाइम हो रहे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जबकि रिडक्शन इन सब के उल्टा। रिडक्शन इज़ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी? लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। आगे हम फोटोसिंथेसिस पर डिफरेंट प्रोसेसेस का हम इफेक्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम लाइट का इफेक्ट देखेंगे, फोटोसिंथेसिस पर क्या होता है, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल भी मूव करती है और एज अ वेव भी मूव कर सकती है। पार्टिकल और वेव बोथ। इसका मतलब ये है कि लाइट के पास डुअल नेचर होती है, डुअल नेचर। सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइट है हमारी ज़िंदगी के लिए वो है विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ होती है 380 से 750 नैनोमीटर, जो कि सनलाइट से हमें हासिल होती है। सनलाइट। प्लांट्स जो है वो सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं और इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स जो है वो सनलाइट को, विजिबल लाइट को 1% यूज़ करता है प्लांट, और बकाया 99% को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहला जो हमारे पास फीचर है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का काम क्या और एक्शन स्पेक्ट्रम का काम क्या। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि हाउ मच लाइट इज़ ऑब्जर्व्ड, कि कितनी लाइट की अमाउंट ऑब्जर्व हो रही है, कितनी वेवलेंथ ऑब्जर्व हो रही है, वो चाहे जो भी लाइट हो। और एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस लाइट की इफेक्टिवनेस कितनी है, कि वो कितना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फास्ट कर रही है। अगर रेड है तो वो कितना फास्ट कर रही है, ब्लू है तो वो कितना फास्ट कर रही है, या फिर वो कितना स्लो कर रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास तमाम टाइप्स के पिगमेंट्स शो करते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल ए भी, क्लोरोफिल बी भी और कैरोटीनाइड्स भी। कैरोटीनाइड्स हमारे पास और क्लोरोफिल बी ये एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, जबकि क्लोरोफिल ए ये प्रिंसिपल पिगमेंट्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑल पिगमेंट्स शो करते हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए शो करता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स जो होती हैं उनके पिगमेंट्स की वो लो होती हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम की हाई होती हैं। और पीक्स के दरमियान जो एरिया होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वाइड होता है, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में नैरो होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी लेस, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी मोर। एक्शन स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी मोर इस वजह से कि हमें ये पता चल जाता है कि वो कलर कितना फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद हमने फिगर 11.4 ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर 11 में दी गई है, उसमें से कुछ MCQs बनते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पिगमेंट्स का पीक्स ऑर्डर इधर गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। उसमें से सबसे हाईएस्ट पीक क्लोरोफिल बी की होती है, उसके बाद क्लोरोफिल ए, उसके बाद कैरोटीनाइड्स। क्लोरोफिल बी की पीक्स जो हैं वो 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ और 640 नैनोमीटर की वेवलेंथ के दरमियान होती है, जबकि क्लोरोफिल ए की पीक
430 और 670 नैनोमीटर के दरमियान होती है। उसके बाद क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों की पीक्स 2 होती हैं और इनकी एक ही वैल्यू होती है। 2 पीक्स जो होती हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की ब्लू और रेड कलर के दरमियान होती है, जबकि क्लोरोफिल ए की ब्रॉडेस्ट वैल्यू होती है, मतलब कि जो दोनों पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्लोरोफिल ए का ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उससे हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम से हम CO2 कंजम्पशन मालूम कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो कितनी CO2 कंज्यूम कर रहा है और कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। आगे हम डिस्कस नेक्स्ट हम आगे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। यह तो हमने पढ़ लिया कि एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए परफॉर्म करता है, और क्लोरोफिल ए में जोन सी लाइट जो है वो उसकी अब्जॉर्बेंस को तेज़ करती है। वो कौन सी लाइट है? वो ब्लू एक लाइट है और एक ऑरेंज रेड वेवलेंथ वाली लाइट, ऑरेंज रेड लाइट। ये दोनों लाइट्स का हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका फोटोसिंथेसिस पर हाईएस्ट रेट होता है। और ये वाला MCQs ECAT 2019 के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले पेपर में आया हुआ था। ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट MCQs है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय विच पर्सन? T.W. एंगलमैन विच वाज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट। ये कौन था? जर्मन बायोलॉजिस्ट था। ये स्पायरोजायरा पर वर्क कर रहा था, जो कि एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी। ही वॉज वर्किंग ऑन स्पायरोजायरा, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्पायरोजायरा। और स्पायरोजायरा एक ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। उसके बाद हम ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक्स में भी गिवन है। जब हम इक्वल इंटेंसिटीज़ की लाइट को हम प्लांट पर ड्रॉप करेंगे, उस पर फेंकेंगे, तो जो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वो रेड वाले पोर्शन में होगी। वो स्पेक्ट्रम कौन सा शो करेगा? रेड को ज़्यादा शो करेगा, रेड की पीक ऊपर चली जाएगी जब हम इक्वल इंटेंसिटीज़ की लाइट यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम अनइक्वल इंटेंसिटीज़ ऑफ लाइट यूज़ करेंगे तब क्या होगा? तब स्पेक्ट्रम में जो पीक होगी वो ब्लू लाइट की ऊपर चली जाएगी। यही दो पॉइंट्स थे। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस का रोल पढ़ते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस पर रोल पढ़ते हैं। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 0.0203 to 0.04%, और 10% जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कर रहे हैं, जबकि बाकी जितनी भी फोटोसिंथेसिस है वो बाकी 90% वो ओशियन प्लांट्स और डिफरेंट एरियाज़ में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ प्लांट्स में वो 90% परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जबकि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अप्रोच करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में डिज़ोल्व्ड कार्बन डाई होती है उसे यूज़ करते हैं, और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का वो रोल क्या होता है फूड की प्रिपरेशन में, कितने मॉलिक्यूल्स और किस तरह के मॉलिक्यूल्स। डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे कि ये किस तरह फूड की प्रिपरेशन में मदद करती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले स्टोमेटा में मूव करते करते मीज़ोफिल्स में पहुंचती है, मीज़ोफिल सेल्स में, और वहाँ से ये यूटिलाइज हो जाती है प्लांट्स के ज़रिए। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर मेड अप ऑफ स्टोमा और गार्ड सेल्स। स्टोमा इज नोन एज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जबकि गार्ड सेल्स जो होते हैं ये सराउंडिंग सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा के गिर्द, उसे कहते हैं गार्ड सेल्स, जो कि बीन शेप्ड होते हैं इस तरह के। बीन शेप्ड सेल्स होते हैं
ये स्टोमेटा, इसे स्टोमा कहेंगे, और ये गार्ड सेल्स वगैरह। स्टोमेटा जो होता है, एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये एपिडर्मल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ में, एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ में। उसके बाद स्टोमेटा जो होता है वो लीफ सरफेस का 1 to 2% कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद इफेक्ट देख लेते हैं कि CO2 का फोटोसेंसिस पर डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी ज़्यादा फोटोसेंसिस होगी उसकी वजह क्या होगी, CO2 ज़्यादा, फोटोसेंसिस ज़्यादा, CO2 कम, फोटोसेंसिस कम। आगे हम रोल ऑफ वाटर ऑन फोटोसेंसिस को डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि वाटर जो है उसका रोल क्या है फोटोसेंसिस में, और वो कौन से फोटोसेंसिस के प्रोसेस के गुजर कर कौन से कंपाउंड बनाता है। आइदर वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वाटर बनाता है, या फिर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। यही हमने डिस्कस करना है। पास्ट में ना ये यकीन किया जाता कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये या तो वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से हासिल होती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि इन दोनों का सोर्स क्या है। यही बाद में नील एक साइंटिस्ट था, उसने हाइपोथेसिस पेश किया 1930 में कि जो वाटर जो है ना, वाटर ये है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। इसने ये हाइपोथेसिस पेश किया। बाद में इसने 1940 में एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसे कंफर्म भी किया कि वाटर जो है वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक ऑक्सीजन 16 और एक ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 16 ये नॉर्मल आइसोटोप होता है, जबकि ऑक्सीजन 18 इट इज़ एन रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। पहले एक्सपेरिमेंट में नील ने वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन 18 को इनकॉर्पोरेट किया, और जब इसे एल्गल सस्पेंशन एल्गल के एक सोल्यूशन में जब इसे इंसर्ट किया वाटर को, तो जो ऑक्सीजन इवोल्व हुई उसका जब मुआयना किया गया, एग्जामिन किया गया, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप थी। इसका मतलब ये कि जो हमने ऑक्सीजन 18 वाटर को सप्लाई की थी वो जाके प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीजन के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर का सोर्स है। एक एक्सपेरिमेंट में ये तो कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर का सोर्स है। उसके बाद हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोवाइड किया, इनकॉर्पोरेट किया, और जबकि वाटर को नॉर्मल आइसोटोप 16 ही इनकॉर्पोरेट रखा। जब रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन में जो था वो ऑक्सीजन 16 ही मिला जब एग्जामिन किया, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वाटर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही एग्जामिन हुआ। इससे हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन इज़ द सोर्स ऑफ वाटर। आगे हम लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ लाइट डिपेंडेंट एंड सेकंड स्टेप इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट जो होती है वो डायरेक्टली यूज़ होती है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट में लाइट जो है वो इनडायरेक्टली तौर पे यूज़ होती है। लाइट डिपेंडेंट को हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो लाइट होती है ना, वो सनलाइट वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और केमिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक असिमिलेटिंग पावर और एक रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर जो है उसे हम कहते हैं NADPH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसे हम NADPH+H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं।
जबकि असिमिलेटिंग पावर हम एटीपी को कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों पावर्स जो होती हैं ये डार्क रिएक्शन एज एन एनर्जी यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और यही एनर्जी जाके कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर हो जाती है। NADPH2 NADPH2 का डार्क रिएक्शन में काम होता है, ये इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ATP एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल है, ये एज ए केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर हो जाती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हमने कहा था डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होता है, डार्क में होता है, ये लाइट इनडायरेक्टली यूज़ करता है और ये लाइट अगर हो भी और ना भी हो, ये दोनों में हो सकता है। इसकी एक शर्त है कि ये कब होगा। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तब भी यूज़ हो सकता है जब इसके जो है वो रिएक्टेंट्स जो कि ये दो हैं ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट्स जो वो पूरी हो जाएगी। जब ATP और NADPH H पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट फुल्ली हो जाएगी, फुल्ली रिक्वायर्ड, देन डार्क रिएक्शन विल स्टार्ट। आगे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है एनर्जी कन्वर्जन फेज़। क्या है? एनर्जी कन्वर्जन फेज़। इसके अंदर लाइट, मैंने पहले भी बताया था कि लाइट एनर्जी जो है वो सनलाइट वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी कौन कौन सी है? असिमिलेटिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर जो है वो NADPH है, जबकि असिमिलेटिंग पावर ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। आगे हम फोटो सिस्टम्स की बात करेंगे। डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब एक क्लस्टर की फॉर्म में एक्यूमुलेट होते हैं तो वो फोटो सिस्टम बना देते हैं। और फोटो सिस्टम का फंक्शन क्या है? फोटो सिस्टम क्यों बनाया गया? फोटो सिस्टम जो है ये एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्या है? एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन, एफिशिएंट लाइट अब्जॉर्प्शन, लाइट अब्जॉर्प्शन। आगे हमारे पास फोटो सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है? आगे हम डिस्कस करेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर का होता है। इसकी कंपोजिशन क्या है? क्लोरोफिल A, दूसरी क्लोरोफिल B, तीसरा कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल B और कैरोटीनाइड्स ये दोनों एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। और जबकि क्लोरोफिल A ये प्रिंसिपल पिगमेंट होता है। आगे रिएक्शन सेंटर के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोरोफिल A के होते हैं, जबकि बाकी और कोई एक्सेसरी पिगमेंट, कोई और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता। दूसरा क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे हम डिस्कस करते हैं। एक डायग्राम इधर बनाई गई है। ये हमारे पास ये ब्लैक सर्कल्स जो हैं ये हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनाइड्स। सबसे पहले जो लाइट है इन एंटीना कॉम्प्लेक्स पर फॉल करेगी और इधर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी, उनको एनर्जी मिलेगी और वो एक्साइट हो जाएंगे। आगे हम लाइट रिएक्शन में भी डिस्कस करेंगे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में। यहाँ से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे और यहाँ से जंप करते हुए डिफरेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स से गुजर कर रिएक्शन सेंटर के पास जाएंगे। रिएक्शन सेंटर क्या है हमारे पास? किसका कंपोनेंट है? फोटो सिस्टम का है। आगे इसके 3 कंपोनेंट्स आते हैं। रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा, रिएक्शन सेंटर से गुजर कर इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास गुजर जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना
एटीपी की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। हमने एटीपी बनाना है ना, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस, केमियोस्मोसिस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी प्रोड्यूस करेगी। आगे हम दो फोटोसिस्टम्स की टाइप्स हैं। पहली है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब इन्हें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की बेस पर क्लासीफाई क्यों किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, बाद में फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो है ना, ये अब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 P680 का मतलब यह है कि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, जबकि P700 फोटो सिस्टम 1 ये 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। आगे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पाथ को डिस्कस करते हैं। आगे बच्चों हम फॉस्फोराइलेशन के दो स्टेप्स पढ़ेंगे, एक है नॉन साइक्लिक पाथवे और एक है साइक्लिक पाथवे। ये जो हमारे पास है ये एक नॉन साइक्लिक पाथवे है, इसको हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी in non-cyclic pathway is called non-cyclic phosphorylation, and formation of ATP in cyclic pathway is called cyclic phosphorylation. इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं, जी स्कीम, जिगजैग स्कीम, जिगजैग पाथवे। इसमें हमारे पास दो सिस्टम आएंगे, वही फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। एनर्जी वाइज फोटो सिस्टम 2 एट लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी पर मौजूद है, जबकि फोटो सिस्टम 1 एट हायर एनर्जी, फोटो सिस्टम 1 इज़ एट हायर एनर्जी। फोटो सिस्टम 2 की हमने बात की थी कि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करेगा, जबकि फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करेगा। जब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ आएगी, लाइट आई, इधर से एंटीना कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, और इस होल को फिल करने के लिए हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा। वाटर के मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन होगी, रिएक्शन होगा, 2H पॉजिटिव मॉलिक्यूल प्लस हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, और यही दो इलेक्ट्रॉन्स इस होल को फिल कर देंगे, जबकि ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन बना है, ये एक और एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बना देगा, जो कि हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन। इस वजह से इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं, फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इसके बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास जाएंगे, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ तीन हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। एक नाम है प्लास्टोक्यूनोइन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायानिन। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है? इसमें आयरन मौजूद होता है, आयरन, जबकि प्लास्टोसायानिन में कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड प्लास्टोसायानिन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नीचे मूव करेगा डाउन दी ग्रेडियंट, और हम इधर हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगा। यहाँ से मूव करते करते हमारे पास फोटो सिस्टम 1 आ जाएगा, और यही दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी लाइट एनर्जी फॉल करेगी दूसरी साइड से, और यहाँ भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस होल को फिल करेगा ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स,
और यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे लाइट एनर्जी से वो अपवर्ड मूव करेंगे और उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आगे दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, प्रोटीन्स आएंगी, उसको कहते हैं, एक है फेरिडोक्सिन जबकि दूसरा है NADP प्लस रिडक्टेज। ये हमारे पास एक इंजाइम है, ये हमारे पास NADPH प्लस H पॉजिटिव की कंपोजिशन में एक अहम किरदार अदा करता है। फेरिडोक्सिन हमारे पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। फिर ये इधर से दो इलेक्ट्रॉन्स फेरिडोक्सिन से गुजरकर NADP प्लस रिडक्टेज के पास जाएंगे। यहाँ हमारे पास NADP पॉजिटिव प्लस दो हाइड्रोजन के आयंस और दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये NADP पॉजिटिव ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएगा, NADP बन जाएगा और हमारे पास एक अलग H पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह हमारे पास NADPH की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इधर एक सवाल क्रिएट होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं नॉन साइक्लिक पाथवे के? ऑक्सीजन, ATP, NADPH या ऑल ऑफ दीज? जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि फोटो सिस्टम 2 में इधर ऑक्सीजन बनी थी फोटोलाइसिस के ज़रिए, ATP भी बन गई केमियोस्मोसिस के ज़रिए डाउन दी ग्रेडियंट, और NADPH भी बन गई NADP प्लस रिडक्टेज। तो इसकी ऑप्शन हुई ऑल ऑफ दीज। जबकि एक और MCQs है, ईच फोटोन रिलीज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे याद रखिएगा, हर फोटोन जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन। तो इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये था हमारा